स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 6.3 एक्स-रेज। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग 6.1 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिए, 6.2 में हम लोग लेजर पढ़ लिए और थर्ड है आपका 6.3 दैट इज एक्स-रेज। ओके, एक्स-रेज आपको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किए थे उसमें हम एक्स-रेज बताए थे कि जस्ट गामा से नीचे। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ये गामा रेज है और ये एक्स-रेज है और ये हो गया आपका अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल, ये है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और ये हो गया रेडियोवेव्स। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम में जब स्पेक्ट्रम ड्रॉ किए थे तो स्पेक्ट्रम में क्या बताया था कि जो एक्स-रेज है इधर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो रहा है, जो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। और अब इतने दिनों से क्या पढ़ रहे हैं कि जो E है E इज इक्वल टू H म्यू होता है। ठीक है, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू मींस एनर्जी जो है, इट मींस कि एनर्जी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट टू द गामा रेज क्या है, एक्स-रेज है। मींस एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू जो हम विजिबल लाइट देखते हैं या विजिबल रेडिएशन देख रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को पढ़ना है कि हम एक्स-रेज को पढ़ रहे हैं, ये भी एक रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है ये। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, या फिर हम एक्स-रेज के ये एक्स-रेज का आप एप्लीकेशन भी जानते हैं बहुत सारा। तो ये हो गया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आज वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक्स-रे जस्ट अपोजिट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं हम कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे थे ना, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे थे। मतलब मान लीजिए यहाँ पर रेडिएशन डाले और इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर रेडिएशन डाले यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर रेडिएशन डाले और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। मीन्स अगर ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि किसी भी मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन क्या कर रहे थे, इमिट कर रहे थे। ठीक है, रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन कर रहे थे। ओके, तो इंसिडेंट जब हम रेडिएशन को कर रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर रहा था। ठीक है, एक्स-रेज में क्या है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एक्स-रेज में जस्ट अपोजिट क्या है कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन को इम्पेड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करते हैं किससे, टारगेट मटेरियल। यहाँ पे क्या मेटल है, वैसे यहाँ पे एक टारगेट मटेरियल होगा जिसपे हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे और इसमें रेडिएशन निकलेगा, इससे रेडिएशन निकलेगा जिसको हम लोग एक्स-रेज करते हैं। सेम बोल सकते हैं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस मतलब समझिए, यहाँ पर रेडिएशन यूज करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज करके रेडिएशन निकाल रहे थे और उस रेडिएशन को नाम दे रहे हैं हम एक्स-रेज। अब हम देखते हैं कि एक्स-रेज कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका रफ आइडिया हो गया कि जस्ट इनवर्स टू द, और बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर रेडिएशन यूज करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज करके रेडिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये हो रहा है कैसे, वो फेनोमेना देखते हैं।
कि एक्सरे हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे से क्या पता चला, स्पेक्ट्रम से क्या पता चल रहा है एक्सरे का, एक्सरे स्पेक्ट्रम से क्या पता चला कि एक्सरे का जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इट मींस कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो इसकी ये शॉर्ट वेवलेंथ और मोर फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, फिर प्रॉपर्टीज अलग से लिखवाएंगे। ये क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दूसरा, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, जो हमारा कितना आता है 10 to the power -10 मीटर टू 10 to the power -11 मीटर के रेंज में आता है, ठीक है। इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ जाएगा, 10 to the power -10 मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक्सरेज भी हमारा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, किससे, एक्सरेज भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये भी क्या है, रेडिएशन है। जितने भी स्पेक्ट्रम में जितने भी आपको हम रेडिएशन पढ़ाए, सब का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक तरह से आप इसका प्रॉपर्टीज समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरेज का प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। इंट्रोडक्शन में इसी को बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे ये यूनिट हो रहा है, ठीक है। और क्या बताएं कि एक्सरेज हम इसके फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज एक्सरेज have large frequency, ठीक है। तीसरा एक्सरेज क्या करता है, एक्सरेज प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो, किसी मटेरियल के लिए, क्योंकि आपको पढ़ाएंगे सोडियम के लिए, जैसे हमको सोडियम मेटल्स के लिए चाहिए विजिबल लाइट, काफी है फोटो इलेक्ट्रिक करने के लिए, लेकिन मैग्नीशियम के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम के लिए हम यूवी रेज यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा मेटल्स है जिस मेटल में यूवी और विजिबल लाइट दोनों काम नहीं कर रहे, तो एक्सरे को भी हम यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे भी क्या है, एक तरह का रेडिएशन है, ठीक है। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज हम ये इंट्रोडक्शन बेसिस पे लिखे हैं, और भी प्रॉपर्टीज है उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
और भी इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, जस्ट कि एक्सरे होता क्या है। तो एक्सरे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो स्पेक्ट्रम में हम देखें कि गामा से जस्ट नीचे है, बहुत छोटा वेवलेंथ होता है इसका, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि आपका वेवलेंथ छोटा है। दूसरा क्या है? एक्सरे प्रोड्यूसेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक्सरे में भी दो तरह का एक्सरे हम बोल सकते हैं इसमें, एक बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, और एक होता है हार्ड एक्सरे, हार्ड एक्सरे। तो सॉफ्ट एक्सरे किसको बोलते हैं? सॉफ्ट एक्सरे उसको बोलते हैं जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम हो, एनर्जी कम हो। इसमें क्या बोलते हैं? लार्जर वेवलेंथ वाले को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, हैविंग लार्जर वेवलेंथ, हैविंग लार्जर वेवलेंथ। और हार्ड एक्सरे हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो एक्सरे क्या हो गया कि एक्सरे दो तरह के एक्सरे हम बोल सकते हैं, जो एक सॉफ्ट एक्सरे हो गया, एक हार्ड एक्सरे हो गया। सॉफ्ट एक्सरे जिसमें हमारा वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी स्मॉल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको हम हार्ड एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एक्सरे के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और भी शॉर्टर वेवलेंथ में कहाँ से वेरी करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है, सॉफ्ट एक्सरे या हार्ड एक्सरे है। और इसको दो तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इसमें दो टाइप हो जाता है इसका, ठीक है, क्योंकि मेथड अलग अलग हो जाएगा। मेथड क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। मेथड जो प्रोडक्शन वो वैरी करने की वजह से जो एक्सरे का टाइप है वो भी अलग हो जाता है। एक एक्सरे हो जाता है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे और एक हो जाता है लाइन एक्सरे या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोलते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे या फिर इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को हम बोलते हैं लाइन एक्सरे भी, लाइन एक्सरे या स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब तो दो मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कितना हो गया? दो हो गया। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो हम नहीं बता रहे, सिर्फ हम बता रहे हैं इंट्रोडक्शन इसका, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हम नहीं बता रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हो गया, दैट इज लाइन एक्सरे, और कंटिन्यूअस एक्सरे इसी को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन उसके दो हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, याद रखना, ये अभी याद रखिएगा इसको, इसी को एक्सप्लेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होता है और कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में दो आएगा, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे, और ये सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे फिर कंटिन्यूअस एक्सरे में भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कि क्या हो रहा है, एक्सरे क्या है, कैसे हो रहा है वो नहीं बताया, ठीक है। क्या है बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है एक्सरे रेडिएशन में, क्योंकि जो वैरी करेगा विजिबल लाइट से, विजिबल लाइट जो आपको दिख रहा है उससे तो एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी करता है, क्योंकि विजिबल कभी भी आपके बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन सबको पता है कि एक्सरे पेनिट्रेट करता है, तभी बोन्स का जो क्रैक होता है उसकी एक्सरे किया जाता है, या फिर बहुत सारे मेडिकल पर्पज में हम एक्सरे करके यूज करते हैं, या फिर स्टडी के पर्पज में यूज करते हैं, पेनिट्रेट करने के एबिलिटी के ऊपर, पेनिट्रेशन पावर की एबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका कि बेसिकली एक्सरे है क्या। अब इसको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ये मेथड कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे आएगा वो बताते हैं, ठीक है।
तो एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे कौन डिस्कवर किया था? एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉन्स्टन in 1885. ओके, तो एक्सरे में हो क्या रहा है ना कि जब भी कोई टारगेट मटेरियल है, मीन्स कोई मेटल सरफेस है मेरे पास, मान लेते कोई मेटल सरफेस है, उसमें एटम्स ऐसे रहते हैं, मेटल्स में क्या होता है, एटम्स ऐसे हैं, इसमें बीच में न्यूक्लियस और ये हो गया ऑर्बिट्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इम्बेड कर रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, कैथोड रे, कैथोड रे वैक्यूम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में क्या कर रहे हैं, एक साइड हम वैक्यूम रख रहे हैं, कैथोड रख रहे हैं और एनोड रख रहे हैं, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड क्या सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन्स बीम। तो जब भी इसको हम कुलिस मेथड के अंदर पढ़ेंगे, पर आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझिए भी कि कुलिस मेथड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे टारगेट को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्सरेज रख रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इम्बेड होगा इस टारगेट मटेरियल में, एक एटम को कंसीडर किया, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, दैट इज न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एटम के लिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ आपको पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सरे, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, ठीक। तो ये मेरा है लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे या फिर लाइन एक्सरे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, एक्सरेज और इसी को बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो टाइप्स में पहला टाइप हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है इसका कंटिन्यूअस एक्सरे, और इसी को बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। बहुत मीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्कवरीज में, किसी भी मेटल के प्रॉपर्टीज की डिस्कवरीज में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वो जिस टारगेट मटेरियल पे गिर रहा है, जिस टारगेट मटेरियल से एक्सरे का प्रोडक्शन होना है, वो फुल्ली प्रॉपर्टीज इस टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है उसका, कि कौन से टारगेट मटेरियल से कैसा एक्सरे हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट और इसके बीच का जो आपको हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ाए हैं, पहले इमिशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ाए हैं, वही इमिशन और एब्जॉर्प्शन इसमें भी इन्वॉल्व होगा। और जब इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन में इसके बीच के इस एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो तो इस एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। वो एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, वो एनर्जी डिफरेंस किसी एक एटम के लिए अलग होता है, दूसरे एटम्स के लिए अलग होगा, क्योंकि ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस अलग होगा, एटॉमिक नंबर बेसिकली अलग अलग होगा। एटॉमिक नंबर अलग होने के कारण से जो हमारा एटॉमिक नंबर अलग है तो ये हमारा जो एनर्जी गैप है वो भी अलग होगा, ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस भी अलग होगा, सब कुछ। तो वो पर्टिकुलर एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, जो फुल्ली एट
कर रहा है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये फुल एनर्जी के साथ जा रहा है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ जा रहा है। जैसे वोल्टेज V से हम इसको क्या कर रहे हैं, वोल्टेज V अप्लाई की, वोल्टेज V वेरी करता है कहाँ से कहाँ, $2500 वोल्ट टू 70,000 वोल्ट तक वैरी करता है ये वोल्टेज। इस वोल्टेज सप्लाई से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियली इन्वेट कर रहे हैं या ये कर रहे कोलाइड करवा रहे हैं इसके साथ, टारगेट मटेरियल के साथ। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बहुत एनर्जी के साथ जा रहा है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो हिट करता है और वहां से उस इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर देता है, हटा देता है। तो जब डिटैच करेगा तो क्या होता है, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। वैकेंसी जब भी क्रिएट होगा तो उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए जो नेबर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब जो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या होगा, जब जंप करेगा, दैट इज जंप कर रहा है कहां से, हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो वो क्या इमिट करेगा, जब हायर लेवल टू, देखिए आपको पढ़ाए थे ना लेजर में, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 डालते हैं और ये E2 हायर स्टेट है, ये E2 हायर स्टेट है और ये E1 लोअर स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए रेडिएशन इसको चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, हायर स्टेट से यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन E1, दोनों केस में, ठीक है। E2 इज ग्रेटर देन E1। तो जब हायर टू लोअर आएगा तो वो क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है, वो रेडिएशन hν इमिट कर रहा है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, और ये हो गया आपका इमिशन, ठीक है। तो इमिशन के केस में देखिए लाइन के इधर करने का मतलब कि इसको लेकर के तब ये यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन लाइन के इधर ड्रॉ करने का मतलब कि ये जो नीचे जंप किया है तब ये इमिट हुआ है, ठीक है। इसलिए इससे इमिशन हो गया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। तो इमिशन के केस में आप देख रहे हैं कि हमेशा एक एनर्जी जो बेसिकली E2 माइनस E1 है, ये एनर्जी कितना होगा, E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1। तो जितना एनर्जी डिफरेंस है उतना एनर्जी लिबरेट हो रहा है, जो डिफरेंस होगा उतना एनर्जी लिबरेट होगा, उतना एनर्जी निकलेगा। तो जब भी हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। अगर वोल्टेज हम 2500 वोल्ट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करने के लिए कैथोड रे से, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है इन कंपेयर टू दिस 70। तो ये इसकी स्पीड जब ये किसी एटम या टारगेट पे बॉम्बार्ड करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये जो ऊपर के जो हायर एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर ये इम्पैक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं ये KCl है, ये L, ये M। तो ये हमारे M सेल से एक इलेक्ट्रॉन को ले लो, क्योंकि एनर्जी कम है ना, एनर्जी कम है। तो जब L सेल से ले लिया इलेक्ट्रॉन्स को तो L सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। ये वैकेंसी को कौन फिल करेगा, M सेल का कोई इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा। तो जब हायर एनर्जी स्टेट, मान लेते हैं ये E1, ये E2, ये E3 से E2 जा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगा ना, बाहर निकलेगा ना। तो जब एनर्जी लिबरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो एनर्जी जो निकल रहा है वो एक रेडिएशन है और इसी रेडिएशन को नाम देते हैं हम, इसी रेडिएशन का नाम दे रहे हैं हम एक्स-रेज, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना बराबर होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, दैट इज hν, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहले वोल्ट अगर मान लेते हैं इसके बीच में कुछ कर दिए हम, दैट इज 12,000 किए, ठीक है। तो इससे ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है वोल्टेज, तो ये थोड़ा और इनर इलेक्ट्रॉन को जाकर के निकालेगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा, और वैकेंसी क्रिएट करेगा तो फिर हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करेंगे, तो फिर हमारा एक रेडिएशन इमिट होगा, दैट इज हमारा
एच म्यू। लेकिन जब हम अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये हायर लेवल पे आके नहीं रुक रहा है, ये कहाँ जा रहा है, अप टू के सेल तक पहुंच जा रहा है। कहाँ तक, के सेल, इनर्ट इलेक्ट्रॉन तक। और आपको पता है कि इनर्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस क्या लगा रहा है, उसको पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है और खुद वो नेगेटिव है, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, जो उसको बांध के रखा ऑर्बिट में, वो बहुत ज्यादा है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एम, ठीक है। तो ये हो रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी हर बार घटता जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आएंगे, हायर ऑर्बिट स्टेट में पहुंचेंगे। तो जब 70,000 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट कहाँ से निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के सेल से निकाल दिया, ठीक है, के सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, के सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहाँ पे एल सेल का भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, एम सेल का भी जंप कर सकता है, एन सेल का भी जंप कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के सेल में, तो वो बेसिकली डिफरेंस जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वो एक्स-रे रेडिएशन होगा। तो मान लीजिए के टू एल, एल से के सेल में चला गया, ठीक है, तो E2 माइनस E1 है ना, E2 माइनस E1। लेकिन आप मान लेते हैं कि M से K में गया, क्या जाएगा, E3 माइनस E1, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं K अल्फा और इसको नाम देते हैं हम K बीटा। और पता है कि K बीटा K अल्फा से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसमें एनर्जी डिफरेंस कम है। तो ये एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, इसी वजह से ये मटेरियल के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्बिटल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से ये क्या देता है कि उस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। हो सकता है कि अगर हम एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, दूसरे मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे सब मटेरियल टू मटेरियल क्या होगा, एक्स-रे वेरी करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा है, ठीक है। और ये फुल्ली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस पे। तो जब ये हमारा यहाँ से L टू K गया, तो एक लाइन स्पेक्ट्रम दिया, ये एक लाइन स्पेक्ट्रम दिया, इसका देखिए आप मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो जब ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है, इसी वजह से इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इस वजह से इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे किसी भी एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में कैपेबल होता है। अननोन इलेक्ट्रॉन्स को, अननोन एटम्स को भी हम एक्सरे से डिटेक्ट करते हैं। मान लेते कोई एटम है, हमको पता है कि वो एटम है, पर उसकी एटॉमिक नंबर नहीं पता, बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता, तो हम एक्सरे जब देंगे तो पता चलेगा कि के से लिया कि एल से लिया, और वहां से ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल टू के, तो उससे हमको क्या पता चलेगा, उससे हमको बाइंडिंग एनर्जी पता चलेगा, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस पता चलेगा, और उससे हम निकाल सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसके बीच में ऑर्बिटल डिस्टेंस कितना है, मींस गैप कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे से हम स्टडी करते हैं किसी भी, ये किसके लिए काम आता है, स्टडी ऑफ एटम्स के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्टडी ऑफ एटम के लिए भी काम आता है। तो ये फुल्ली एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है किसी भी एटम का, किसी भी मटेरियल का, और ये फुल उस पर डिपेंड करता है, ये एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे, ठीक है। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये समझ में आ गया ना। इसको हम ड्रॉ करके बताते हैं कि एल एम सेल में आपको लाइन स्पेक्ट्रम, स्टडी ऑफ एटम में बहुत काम आता है, ठीक है। तो के एल एम एन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए E1
E2, E3, E4, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? M से K तक आ रहा है। किसी केस में M से भी K तक आ सकता है, किसी केस में M to K आ सकता है, किसी केस में अगर M to L भी आ सकता है, M to ये भी आ सकता है, और किसी केस में यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो मैग्नीट्यूड है, देख रहे हैं ना, ये कम है, इससे ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इससे ये कम है, इससे भी ये कम है, और ये तो बहुत कम है। इसको हम जब L से K आ रहा है, L से K आ रहा है, तो बोलते हैं K अल्फा, K बीटा, K गामा। तो बोलते हैं L पे आ रहा है, तो L पे M से है, तो L अल्फा, L बीटा, M अल्फा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। कैसे? हार्ड एक्सरे मीन्स जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे इनर्ट इलेक्ट्रॉन को निकालता है, रिजेक्ट करता है। सबसे इनर्ट मीन्स K से निकाल लेता है, ठीक है। तो जब K से निकाल लेगा तो उसके लिए वोल्टेज बहुत ज्यादा सप्लाई चाहिए, ठीक है, वोल्टेज बहुत सप्लाई है। और उसके बाद उस केस में हम देख रहे हैं कि जो N का इलेक्ट्रॉन था वो आकर के जंप कर गया, तो जो डिफरेंस है वो कहां से कहां मिला? E4 माइनस E1 मिला, जो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू Me1, E3 माइनस E1 या E2 माइनस E1। तो ये जो हमारा आ रहा है दैट इज K गामा इज मच ग्रेटर देन K अल्फा। इसी वजह से इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हार्ड एक्सरे, ठीक है। और ये है सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे में जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम दे रहे हैं, वोल्टेज कम सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 12,000 इन कंपेरिजन टू 70,000 वोल्ट। 12,000 वोल्ट दे रहे तो वो इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी के साथ, वो L से इलेक्ट्रॉन निकाला, इनर्ट ऑर्बिट से नहीं निकाला, जस्ट उसके ऊपर से। तो यहाँ से क्या हो रहा है? M से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, या N से जंप कर गया, तो यहाँ पे L अल्फा इज ग्रेटर देन L बीटा, L बीटा इज ग्रेटर देन L अल्फा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड एक्सरे। जब हम इनर्ट से निकालते हैं इसको बोलते हैं हार्ड एक्सरे, और इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी कम मिल रहा है या एनर्जी कम सप्लाई कर रहे हो, तो जो रेडिएशन मिलेगा वो कम एनर्जी का मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्सरे मिल रहा है वो पर्टिकुलरली इस एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसका नाम देते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन की तरह मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जानना था, थोड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे क्या है। ये हो गया पूरा K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज, एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज। एक्सरेज करने के लिए वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जब K में है तो K में है, K से निकालना है तो सबसे ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा है। L से निकालना है तो थोड़ा वोल्टेज कम सप्लाई करना है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी K के कंपेयर में थोड़ा कम है। M से निकालना है तो और भी कम करना है, दैट इज 2500 वोल्ट पे M से निकल जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टारगेट मटेरियल्स पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, इसलिए इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी बोल रहे हैं, ओके। तो हम पढ़ेंगे क्या कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है और इन्वर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक्सरे का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस व्हेन फास्ट moving electrons suddenly stops, then X-rays are
reduced. ठीक है, then X-rays are produced. बहुत स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या पढ़े? फर्स्ट केस में पढ़े कि अगर हम वोल्टेज सप्लाई ज्यादा करेंगे तो वो किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और जो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है वहाँ पे किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके वैकेंसी को फुल कर रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो रेडिएशन की तरह इमिट होता है, उसी को हम एक्सरे बोलते हैं, या वो सॉफ्ट एक्सरे हो गया या हार्ड एक्सरे हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम में क्या देख रहे हैं हम? स्पेक्ट्रम में क्या देख रहे हैं? वहाँ पे लाइन मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा। और इन्वर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसमें एक टारगेट मटेरियल लिए हैं, कोई टारगेट लिए हैं, टारगेट मटेरियल, ठीक है, टारगेट मटेरियल लिए मान लेते हैं, ठीक। अब बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसमें इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे इम्पैक्ट करेगा, टारगेट मटेरियल में क्या बहुत सारे एटम्स हैं, तो जिस भी एटम के लिए इम्पैक्ट करेगा, तो जैसे ही एटम पे इम्पैक्ट करेगा तो इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब भी वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के थ्रू पास कर रहा है, तो जब वो न्यूक्लियस के पास से पास करेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ से पार कर रहा है, जस्ट पास कर रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इसे पास करेगा तो इसकी स्पीड क्या होता है ना, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, एटम का न्यूक्लियस क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी, जिस हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी अगर रिड्यूस हो जाता है, स्पीड में डिक्रीमेंट आ जाता है, स्पीड डिक्रीज कर जाता है, इसलिए लिखते हैं क्या, सडनली स्टॉप्स। अगर काइनेटिक एनर्जी उसका डिक्रीज हो जाता है तो वो जो डिक्रीमेंट आया, जो काइनेटिक एनर्जी जो घट गया, जो लॉस इन एनर्जी आया, वो एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी रेडिएशन के तौर पे बाहर निकलता है, उसी रेडिएशन को बोलते हैं हम लोग एक्सरे। फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं इसको कि मान लेते हैं ये टारगेट मटेरियल है, ठीक है, ये टारगेट मटेरियल है, ये टारगेट है, इसमें बहुत सारे, अब हम एटम ड्रॉ कर देते हैं, टारगेट मान लेते हैं कि बहुत सारे टारगेट, इसमें एटम यहाँ भी है, यहाँ पे। जब ये इसे हिट करेगा, जब ये हिट करेगा तो इसके पास क्या है, इनिशियली इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनिशियली हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके पास जो बहुत ज्यादा है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट एटम से हिट कर रहा है, यहाँ पे कोई टारगेट एटम, टारगेट मटेरियल है तो उसमें बहुत सारे एटम है ना, तो एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है। जब इससे हिट किया तो इसमें क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ लॉस हो जाएगा। जो लॉस हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी मींस जो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आया, जो डिक्रीज किया, तो वो जो डिक्रीज किया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सबको पता है। तो जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो वो एनर्जी कहीं तो सप्लाई होगा। तो जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घटा, तो वो एनर्जी कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी एक रेडिएशन के तौर पे बाहर आ रहा है, उसी रेडिएशन को बोलते हैं हम लोग एक्सरेज, ठीक है, इसको बोल रहे हैं एक्सरेज। ठीक है, ये हो गया एक्सरे और ये हो गया टारगेट एटम। टारगेट मटेरियल में बहुत सारे एटम है, तो फर्स्ट एटम जिससे ये कोलाइड किया, टारगेट एटम फर्स्ट एटम था। अब इससे जब कोलाइड किया, इसके पास एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी के था, मान थोड़ी हटाई, मान लेते हैं E1, इसके पास काइनेटिक एनर्जी था उसका। अब इसके पास एनर्जी बच गया डेल E1, डेल E1 इसलिए क्योंकि जो डिफरेंस आया दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ फोटोन्स एक्सरे ऑफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी ये निकल गया, फोटोन्स ऑफ एनर्जी देन निकल गया। अब दूसरा भी कोई मेरे पास एटम है, इससे भी तो वो क्या होगा, इससे भी तो वो इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन एटम तो नहीं है, इससे भी टकराए, तो इससे भी जब टकराएगा तो क्या हो गया, पहला तो एनर्जी लॉस इसका यहीं पे हो गया, तो ये हमारा जो निकला, तो ये क्या हो गया, इसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो ये फिर से हमारा हार्ड एक्सरे हो गया और ये सॉफ्ट एक्सरे हो गया। और जितने बार धीरे धीरे अगर सडनली स्टॉप करता है
तो एक्सरे ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी हायर एनर्जी मिलेगा। लेकिन वो धीरे धीरे अगर रुक रहा है, पहले बार रुका इससे एक्सट्रैक्ट करके, फिर कुछ एनर्जी बच गया, दूसरे से किया, फिर कुछ एनर्जी बचा, तो तीसरे से कॉलिजन होगा। तो जितने बार कॉलिजन धीरे धीरे होगा, सॉफ्टर एंड सॉफ्टर एक्सरेज मिलता जाएगा, धीरे धीरे उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलिजन ये था और सेकंड कॉलिजन ये था, सेकंड एटम, बोल सकते टारगेट एटम, सेकंड किसके साथ कॉलिजन हुआ, तो इसके एनर्जी कितना आ जाएगा, पहला तो एनर्जी E1, डेल E1 ये लेके चला गया, ये आ जाएगा E1 माइनस डेल E1। ठीक है, तो कुछ एनर्जी कम हो गई इसकी। तो टारगेट मटेरियल में जब भी ये कोसाइड कर रहा है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ हम कोलाइड कराएंगे टारगेट एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन को कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ हम टारगेट एटम के साथ कोलाइड करवाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्स व्हेन द एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ये आया, पहला टारगेट मटेरियल पास कोलाइड किया और इससे फोटॉन्स जो लॉस हुआ, क्या लिखते हैं इसको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, वो लॉस क्या हुआ, एक्सरे बन गया, और दूसरा जो अगर फुल्ली स्टॉप नहीं हुआ है, फुल्ली यहाँ से स्टॉप नहीं हुआ, तो फिर सेकेंड एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो फिर एक्सरे बनाएगा और फिर वो एक्सरे सॉफ्टर होगा, कुछ इससे एनर्जी उसकी कम होगी, और अगर ऐसा फिर भी नहीं रुक रहा है तो थर्ड्स के साथ कोलाइड करेगा, तो फिर सॉफ्टर, तो सॉफ्टर एंड सॉफ्टर होता जाएगा और एक्सरे प्रोड्यूस होता जाएगा। तो ये तो है कैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट एटम के साथ कोलाइड कर रहा है। अगर इसको हम फिगर वाइज देखें तो क्या देखते हैं इसको, कि फिगर वाइज देखें तो ये हमारा हो गया एटम। ठीक है, ये न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम इधर से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं जो बहुत स्पीड से आ रहा है। जैसे ही वो स्पीड से आएगा तो पहले रुका, न्यूक्लियस से करीब गया, रुका थोड़ा, फिर जब ये रुक रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस जो हो रहा है वो फोटॉन्स बनाता जा रहा है। ठीक है, वो निकल जाएगा, यहाँ से क्या रिलीज करेगा, फोटॉन्स ऑफ Hν रिलीज करेगा, दैट इज एक्सरे। ठीक है, तो ये किसके पास से, अगर मान लें कि किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहा है तो वो रुक रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से रुका, पहला ऑर्बिट से जाते हुए सेकंड से रुक गया, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये ऑर्बिट था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो यहाँ से भी तो एक एक्सरे निकालेगा Hν, लेकिन ये और ये दोनों एक्सरेज में अंदर होगा, क्योंकि ये L सेल का इलेक्ट्रॉन है और ये K सेल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या फिर इसकी स्पीड यहाँ तो कुछ कम होगी, लेकिन यहाँ ज्यादा कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरे प्रोडक्शन बाय कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये कंटिन्यूअस एक्सरे बोलते हैं। और ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक के जस्ट इनवर्स, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम रेडिएशन सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें कोई मटेरियल का नॉलेज नहीं मिलता, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलते, कंटिन्यूअस मिलेगा आपको, कोई लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कंटिन्यूअस। तो ये दो तरह के मेथड हो गया एक्सरे बनाने का, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, और दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे और इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम आज क्या पढ़े, आज हम पूरा का पूरा पढ़ लिए कि एक्सरे क्या है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरेज, व्हाट यू मीन बाय एक्सरेज क्या है, बेसिकली रेडिएशन है और हायर एनर्जी का रेडिएशन है, शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है,
शॉर्टर वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्सरे में भी हम हार्ड एक्सरे या सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी दो तरीका हो गया, एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में जब भी इलेक्ट्रॉन को हम बहुत वोल्टेज के साथ हम जब उसको इम्पैक्ट करवाते हैं किसी मटेरियल पे, तो वो उससे किसी सेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है और वो वैकेंसी को फुल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करता है, और उस जो जंप करता है तो वो जो डिफरेंस है ऑर्बिटल का डिफरेंट एनर्जी लेवल है उसका बराबर ही, उसके बराबर ही वो डिफरेंस के बराबर ही एक्सरे वहां से रिलीज करता है। तो वो डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है एटम का पूरा एटॉमिक नंबर पे, इसलिए उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं और लाइन स्पेक्ट्रा दे रहा है। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है कि वो टारगेट के साथ जस्ट हिट कर रहा है और उसमें कितने काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो काइनेटिक एनर्जी जब पूरा लॉस कर देगा, सडनली स्टॉप कर जाएगा, तो एक एक्सरे हार्ड एक्सरे प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी लूज करता है तो जब जो सबसे लास्ट एटम होगा उसका एक्सरे बहुत सॉफ्टर होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो मटेरियल के लिए क्या करते हैं, जैसे ही एक्सरे हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो वो जिस भी ऑर्बिट से जाकर के रुकेगा वहां से वो एक लाइन कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस करता है। और ये एक्सरे क्या है? जस्ट इन्वर्स प्रोसेस है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये हो गया आज का कि आज हम मेथड ऑफ एक्सरेस पढ़ लिया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि कुलीज मेथड से हम कैसे एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरे, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स। और एक चीज पढ़ेंगे हम कल, वो है मिनिमम वेवलेंथ। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात कर ही रहे हैं, वहां पे हम क्या पढ़े थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको याद होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी पढ़े थे और मैक्सिमम वेवलेंथ। यहाँ पे हम मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। जो सुबह मतलब जो फर्स्ट लेक्चर जब से स्टार्ट हो तब से बता रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम होगा, शॉर्टर वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, शॉर्टर वेवलेंथ होगा। इट मीन्स कि जस्ट अपोजिट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें वेवलेंथ क्या था? कम था, सॉरी ज्यादा था। यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो उस मिनिमम वेवलेंथ को भी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज एटम्स को स्टडी करने के लिए बहुत काम आता है। एक्सरेज को हम यूज करते हैं बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। एक्सरेज को हम यूज करते हैं डिफ्रैक्शन करने के लिए क्रिस्टल्स के थ्रू। जब क्रिस्टल्स में जिसमें एटम्स होते हैं जहाँ पे डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि एक्सरे का भी वेवलेंथ कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो डिफ्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं। डिफ्रैक्शन अपने पढ़ेंगे, 10th के नहीं है, 10th बेसिस पे नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज है लाइट का। और एक्सरे इज आल्सो अ रेडिएशन। ठीक है। तो हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।